का काम है कि भाई पीस एंड सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करना, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। इसका बेसिक मोटिव ये है यूनाइटेड नेशन का। अगर इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, इसकी लैंग्वेजेस मैंने आपको बता दी। अब इसका जो मोटिव है, बेसिक मोटिव है, वो ये है, पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये जो काम करती है वो 6 ऑर्गन्स पे काम करती है। यूनाइटेड नेशंस 6 ऑर्गन्स पे वर्क करती है, 6 ऑर्गन्स के ज़रिए काम करती है। इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है। नंबर 1 जनरल असेंबली। अगर ये ऑर्गन इसमें नहीं हो तो यूनाइटेड नेशन का कोई जो काम है या कोई बिल वगैरह या कोई रेजोल्यूशन है वो नहीं आएगी, इनके बिना ये काम नहीं कर सकती। नंबर 2 यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल UNSC। नंबर 3 इकोनॉमिक सोशल काउंसिल, इसको कहते हैं ECO, इकोनॉमिक। ECO मीन्स इकोनॉमिक, SOC सोशल, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल। अब इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का जो करंट प्रेसिडेंट है ना वो पाकिस्तान, करंट प्रेसिडेंट जो वहाँ का है वो है पाकिस्तान। 2020 में ये प्रेसिडेंट बना था और अभी 2021 तक इसकी जो है ये टेन्योर ख़त्म होगा। 1 साल का होता है टेन्योर। यहाँ के जो प्रेसिडेंट होता है उसका टेन्योर 1 ईयर का होता है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान है, अभी 2020 में बना था, 2021 में रिटायर होगा, ख़त्म होगा इसका टेन्योर। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है, 1 ईयर। और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान है। और प्रेसिडेंट कौन है? मुनीर अकरम साहब, मुनीर अकरम। मुनीर अकरम जो है वो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के और करंटली प्रेसिडेंट हैं इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का। तो पाकिस्तान इस यहाँ का अभी करंट प्रेसिडेंट है, लेकिन अभी इसका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। ये सारे MCQs में पॉइंट आ सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। नंबर 3 ये था काउंसिल जिस पे यूनाइटेड नेशन जो है वो काम करता है, ठीक है, ECO SCO। चौथा जो इसका काउंसिल है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। 5th जो इसका ऑर्गन है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। और इसका जो लास्ट जो काउंसिल है वो है आपका सेक्रेटेरिएट। ये 6 ऑर्गन्स हैं जिन पे यूनाइटेड नेशंस जो है वो अपना सारा वर्क करता है, काम करता है। अगर उसको कोई रेजोल्यूशन चाहिए होती है तो जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास करता है। इसका जो मेन ऑर्गन है वो मैं आपको अभी बताऊं तो वो ये है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब हम इनके पावर्स एंड फंक्शंस पढ़ेंगे तो उनमें मैं आपको जनरल असेंबली के बताऊंगा, इनके ही बताऊंगा, इन सब के बताऊंगा। मेन ऑर्गन जो यहाँ का वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा क्यों। और एक सवाल होता है कि भाई जो अभी करंटली लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि भाई इंडिया को अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप मिल गई, मेंबरशिप का भी मैं आपको बताऊंगा कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, परमानेंट कितने होते हैं। अभी जो सवाल पूछते हैं लोग वो ये पूछते हैं कि इंडिया को मेंबरशिप मिलेगी या नहीं। उसका सिंपल सा जवाब है नहीं मिल सकती वहाँ पे उसको मेंबरशिप। उसको हम आगे बात करेंगे जब हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे आएंगे या जनरल असेंबली पे आएंगे, तो वो मैं आपको पॉइंट तब बताऊंगा। तो ये इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है जिस पे यूनाइटेड नेशन जो है वो वर्क करती है। अब हम आ जाते हैं इसके पर्पसेस पे, यूनाइटेड नेशन कि इसका पर्पस क्या है। पहला जो पर्पस मैंने आपको बता दिया है। अब पर्पसेस पे जब हम आते हैं ना, तो इसका काम पर्पसेस, तो पहला पर्पस जो इसका पर्पसेस है वो आर्टिकल 1 अगर आप देखेंगे ना यूनाइटेड नेशन का, आर्टिकल नंबर 1 ऑफ UN चार्टर, आर्टिकल नंबर 1 ऑफ UN चार्टर। तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है, सेज नंबर 1, ये आर्टिकल नंबर 1 जो है ये पर्पस डिफाइन करता है कि UN का पर्पस क्या है। आर्टिकल नंबर 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर ये क्या बताता है? पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन बताता है। नंबर 1 ये कहता है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इसलिए बनी है ताकि वो एक मेंटेन कर सके पीस एंड सिक्योरिटी, और मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। Article number 1 of the United Nations Charter says the purpose of United Nations is to maintain peace and security. Number 2, to have friendly relations
विथ कंट्रीज़। जितने भी कंट्रीज़ हैं आपस में उनका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ होना चाहिए। वायलेंस है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया पीस सिक्योरिटी मेंटेन करता है। फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए कंट्री में आपस में। नंबर 3 कहता है अगर कोई कंट्री जो है उसमें कोई फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं या सोशल क्राइसिस आ जाते हैं या फिर कोई कल्चरल क्राइसिस आ जाते हैं या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आते हैं, तो आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि वो जो यूनाइटेड नेशंस है वो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी रिजॉल्व करने में मदद करता है स्टेट्स की। जैसे अगर किसी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान की, तो यूनाइटेड नेशंस आपको पता है IMF जो है उसके अंडर काम करती है, लोन्स देती है, अपनी पॉलिसीज भी इम्प्लीमेंट करवाती है, लेकिन वो इकोनॉमिक आपको असिस्टेंस देती है, तो वो है IMF। आपने देखा होगा IMF, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये सब जो है ना ये सब इसके अंदर आते हैं यूनाइटेड नेशन। इवन दो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसमें भी करंटली पाकिस्तान फंसा हुआ है, वो सब इसके अंदर आती है यूनाइटेड नेशंस की। ये सारी यूनिसेफ, IMF, यूनेस्को, FATF ये सब इसके अंदर आती है सब कुछ। तो इसके ये 3 पर्पस थे। चौथा पर्पस जो है वो जो आर्टिकल 1 कहता है यूएन चार्टर का, वो ये है कि ये हार्मोनाइज करता है रिलेशंस को। हार्मोनाइज का मतलब ये है कि अगर दो स्टेट्स हैं या 2 कंट्रीज हैं जिनमें डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एंड इंडिया, वो उनके क्या करता है, हार्मोनाइज करता है एक्शंस को। इट हार्मोनाइज द एक्शंस ऑफ द कंट्री। हार्मोनाइज एक्शन का मतलब ये कि अगर पाकिस्तान कोई गलत स्टेप उठा रहा है या एग्रेसिव स्टेप उठा रहा है तो वो उसके एक्शंस को हार्मोनाइज करेगा और फिर उस पर रेजोल्यूशन देगा। चौथा इसका फीचर ये है, अगर इंडिया कोई गलत स्टेप उठा रहा है, एग्रेसिव स्टेप उठा रहा है, तो वो उसके एक्शंस को हार्मोनाइज करेगा, देखेगा और उस पर अपनी रेजोल्यूशन देगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर कहता है, और आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर ये कहता है कि ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि पर्पस डिफाइन करती है यूएन का, कि यूएन का पर्पस क्या है। आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर खुद कहता है, ये खुद। तो आपसे अगर कोई पूछे कि पर्पस यूनाइटेड नेशन का क्या है, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर, मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद कंट्री, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रिजॉल्व करेगा और हार्मोनाइज करेगा एक्शन। इट विल हार्मोनाइज द एक्शंस ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो ये 4 पर्पस हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर। तो ये थे इसके पर्पस। अब यहाँ पे हम लोग आज का यहाँ पे एंड करेंगे, लेकिन एक चीज़ थी जो मैं डिफाइन, एक चीज़ जो थी वो एक और जनरल नॉलेज में ऐड करूँगा, वो थी कि यूएन जो थी वो 1945 में आई थी। ठीक है, 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन आई थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस जो कि आई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो आपकी हुई थी 1914 में और वो एंड हुई थी 1918 में। 1920 में लीग ऑफ नेशंस आई थी। वर्ल्ड लीडर्स ने ये इस्टेब्लिश इसलिए की थी कि ताकि आगे फर्दर हमारे पास कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हो। तो सवाल ये है कि लीग ऑफ नेशंस फेल क्यों हुई। यूनाइटेड नेशंस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी लीग ऑफ नेशंस, उसके भी यही पर्पस थे, पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। उसका भी एक अलग से एक जो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, उसको हम कहते हैं PCIJ, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। वो पहले ये होता था लेकिन अब करंटली ये है। तो लीग ऑफ नेशंस जो थी ना, उसके भी यही थे, पीस एंड सिक्योरिटी का मसला था, हर चीज़ था, जो भी था उसका भी यही टास्क था, हर चीज़ यही थी, सेम थी, उसकी भी इसी तरीके से बॉडीज़ थी, हर चीज़ थी। तो लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुई? लीग ऑफ नेशन फेल इसलिए हुई कि लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड वॉर 2 जो वेज हुई थी उसको स्टॉप नहीं किया। इस वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसको इस्टेब्लिश ही सिर्फ इसलिए किया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में इतना डैमेज हो गया था, इतने लोग मरे थे कि इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी ताकि नेशन में झगड़ा नहीं हो, कोई डिस्प्यूट नहीं हो। इसका जो मेन फेलियर था वो ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 को जो थी ये स्टॉप नहीं कर सकी। वर्ल्ड वॉर 2 को स्टॉप नहीं की तो 1946 में ये ख़त्म हो गई थी। 1946 मतलब उससे पहले ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन 1946 में ऑफिशियली इसको ख़त्म कर दिया था। 1946 14 जुलाई 1946 पे आपकी लीग ऑफ नेशंस जो थी वो ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और 1945 में आपकी जो थी वो आ गई थी यूनाइटेड नेशंस। एक और आखिरी चीज़ जो जनरल नॉलेज में होगा कि पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया था। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस को 30 दिसंबर 19
45 30 दिसंबर 1947 सॉरी 1947 में होगा था, तकरीबन 3.5 महीने बाद इंडिपेंडेंस के। 14 अगस्त पे इंडिपेंडेंस मिली थी। 30 दिसंबर 1947 पे जो है ये आपका जो है इसको पाकिस्तान ने इसको ऑफिशियली ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस को, और अभी तक इसका मेंबर है। और करंटली जो मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, ये था इसके पर्पसेस यूनाइटेड नेशंस के। कल हम इसके पावर्स पढ़ेंगे, ऑर्गन्स को पढ़ेंगे, और कल ही इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करेंगे विथ एंड के हम कुलभूषण यादव केस जो है वो हम इसमें कवर अप करेंगे। वो बहुत ज़रूरी है और इंटरेस्टिंग केस भी है। वो इंटरव्यू या एग्जामिनेशन के हवाले से भी आ सकता है क्वेश्चन। अगर वैसे नहीं आएगा तो इंटरव्यू आपकी नॉलेज में हो के केस हुआ क्या था, किसने किया था, और इंडिया ने ही किया था केस आपको क्लेम किया था ऑफकोर्स, और वो क्यों हुआ था, क्या था, वो हम कल इंशाल्लाह ताला यूनाइटेड नेशन पूरा करेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन हो गया और जो इसके पर्पसेस थे वो मैंने आपको बताए। और पर्पसेस आपसे अगर कोई पूछे तो आपको रेफरेंस देना है। रेफरेंस आप किस चीज़ का दोगे? आर्टिकल नंबर 1 का, आर्टिकल 1 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर का ही आप रेफरेंस दोगे कि भाई अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर ये 4 पर्पसेस हैं यूनाइटेड नेशंस के। और आर्टिकल 1 उसमें ये भी कहता है कि अगर यूनाइटेड नेशन फेल हो जाती है किसी मिशन में, फॉर एग्जांपल कश्मीर इशू है, अभी तक उसको इसने सॉल्व नहीं किया, तो अगर आप यूनाइटेड नेशन का कोई भी फेलियर काउंट करोगे ना तो वो इन 4 पॉइंट्स में काउंट करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से अगर यूनाइटेड नेशन का कोई सक्सेस आ जाता है तो यूनाइटेड नेशन अगर सक्सेस में चली जाती है, सक्सेस हो जाती है या कोई डिस्प्यूट सॉल्व करवा लेती है, तो वो भी अकॉर्डिंग टू दीज 4 पॉइंट्स ही सॉल्व कराती है। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी उसने फुलफ़िल नहीं किया ना तो वो फेलियर होगा। अगर तो ये सारे 4 पॉइंट्स वो फुलफ़िल कर रही है तो यह उसका सक्सेस होगा। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स पे अगर आपसे कोई पूछे कि फेलियर और सक्सेस उसका किस तरीके से आप जो है मेजर करते हो यूनाइटेड नेशन का, तो आप बताओगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ यूएन चार्टर हम उसका सक्सेस और फेलियर जो है मेजर करते हैं। सक्सेस तब होगी जब ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनको यूनाइटेड नेशन फुलफ़िल करता है, तब उसकी सक्सेस होगी। अगर तो वो किसी मैटर में या किसी डिस्प्यूट में फ़ेल हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो फेल इसलिए हुआ कि क्योंकि उसने आर्टिकल 1 में जो पर्पस लिखे हैं किसी एक पर्पस को उसने वो फुलफ़िल नहीं किया, तो उसकी वजह से उसका फेलियर है। तो ये था आज का लेक्चर। हम लोग कल इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे और कल हम लोग जो है यूनाइटेड नेशंस इंशाल्लाह ताला पूरा ख़त्म कर देंगे। तो कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग पूछें। जी, ये 4 फेलियर के लिए पूरे 4 पॉइंट्स फेल होने चाहिए या इसमें से एक भी हुआ तो वो फेल हो जाएगा? कोई भी एक पॉइंट भी अगर फेल हो गया ना, 4 पॉइंट है, उन्होंने 3 पॉइंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिए, फुलफ़िल कर लिए, कोई एक पॉइंट नहीं किया तो वो भी फेलियर होगा। चारों पॉइंट जो है वो फुलफ़िल होने चाहिए लाजमी, नहीं होगा कोई भी एक भी उन्होंने नहीं किया तो वो फेलियर ही होगा। चारों लाजमी है, चारों होने चाहिए सक्सेस में, तब होगी इनकी सक्सेस। अगर कोई भी एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो फेलियर ही होगा, डेफिनेटली फेलियर होगा, उसको फेलियर में ही कंसिडर करेंगे, भले एक पॉइंट रह जाए कुछ भी हो जाए। तो ये इसका था कि इस पे हम इसको मेजर करेंगे सक्सेस और फेलियर की। बाकी ये जो मैंने डेट्स वगैरह बताई हैं इसकी जनरल नॉलेज के हिसाब से है कि चार्टर कब आया था, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, यूएन खुद कब बनी थी। तो ये आज का लेक्चर था, इंट्रो से लेके पर्पसेस ऑफ यूएन के। कल जो है हम लोग इसकी पावर्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, ऑर्गन्स के सबके, और इंशाल्लाह कुलभूषण यादव केस जो है वो भी हम कल ही इसको करेंगे। कल यूएन ख़त्म होगा और कल इंशाल्लाह जुडिशल एक्टिविज़म या फिर फैटफ का कोई एक टॉपिक उठा लेंगे, वो हम उसका इंट्रो कर लेंगे। कल तक आपका यूएन इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये था, अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछें। बाकी इसका जो जवाब है वो ये है कि अगर एक भी टास्क उसने फुलफ़िल नहीं किया तो ये फेलियर ही होगा। पूरे 4 टास्क फुलफ़िल करने, इसके अलावा नहीं हो सकता काम, ये लाजमी मैंडेटरी है ये। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल लेक्चर जो है वो कंक्लूड करेंगे इसका यूनाइटेड नेशंस का। तो आज के लिए इतना था, इंट्रोडक्शन एंड पर्पसेस। तो अगर कोई सवाल हो तो वैसे भी आप लोग पूछ सकते हैं।